बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की जो हमारी क्लास है एफआईए के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। सीएसएस जो इंग्लिश के पर्चे होते हैं स्पेशली ग्रामर के, पीएमएस के, आगे तहसीलदार का इम्तिहान आने वाला है। ओवरऑल आप जहाँ पे भी बात करेंगे आपको ये लेक्चर ज़रूर काम आएगा। आज हमारी जो क्लास होनी है, अगर मैं सब्जेक्ट का नाम लिखूं तो इंग्लिश है, अगर उसमें आगे फर्दर डिवाइड करूं तो ग्रामर है। अच्छा, ग्रामर में भी मैं आगे बात करूं तो जिसमें आप ज़्यादातर आप पेपर में देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो सवाल आ रहे होते हैं वो बड़े टेक्निकल किस्म के होते हैं। यहाँ पे ज़रा आप एक नज़र दौड़ा भी सकते हैं कि इस तरह करके आपको जब सवाल मिलते हैं ना, चलो वोकैबलरी है वो हल कर लेंगे, छोटी मोटी कोई प्रपोजिशन है वो हल कर लेंगे, लेकिन जो ग्रामर का सवाल है ना, जब तक ग्रामर का कंसेप्ट नहीं आएगा ना, ये सवाल हल नहीं हो सकता। वैसे तो आप लोगों को मैं काफ़ी अपलोड करता हूँ उसमें लेक्चर्स जिसमें एमसीक्यूज़ की आप लोगों को जो है ना उसकी टिप्स और ट्रिक्स उसके रूल्स बताता हूँ, लेकिन जब तक ग्रामर को खुद नहीं समझेंगे स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस, तो आपका पेपर कभी आपको फुली समझ नहीं आएगा। सो आगे चल के एमपीटी का इम्तिहान होने वाला है। हमारा जो आज का टॉपिक है ना, वो बच्चों है करेक्ट यूज़ ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब इसके अंदर ना इसके 3 पोर्शन हैं। आप बेशक यूट्यूब पे चेक कर लीजिए टॉपिक जिस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत कोई बड़ा इस तरह करके हूँ जिसमें आप लोगों को मैं ये कह सकता हूँ, नहीं। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, वो रियलिटी आपको मिलेगी। इसमें बच्चों एक है बिल्डिंग ब्लॉक्स या सिंपली जिसको आप कह सकते हैं ग्रामर के रूल्स हैं। दूसरा है स्पॉटिंग एरर आपको पूरी लाइन दे सकता है, जिसमें इस बार एएसएफ के क्वेश्चंस भी आप लोगों को नज़र आए हैं, या फिर खाली जगह दे सकता है। तीसरा है बच्चों सेंटेंस की इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है, उसके ऊपर भी सेंटेंस की बेस के ऊपर आप लोगों से ग्रामर के सवाल पूछ लेता है। बेसिकली करेक्ट यूज़ ऑफ इंग्लिश ग्रामर में ये 3 चीज़ें आपको कवर करनी होती हैं। तो सबसे पहले मैं जिसको आप कह सकते हैं ग्रामर के रूल्स, इसको मैं टैकल करने लगा हूँ। ये काफ़ी लेंथी पोर्शन है, कम से कम आप लोगों को 100 के करीब रूल्स पढ़ने हैं तो ही आप समझ सकेंगे। तो इसमें हमारा जो आज का जो इसके अंदर टॉपिक्स हैं, इसके अंदर बच्चों पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पूरे टेंसेज हैं, पूरे वर्ब के चैप्टर्स हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा सिंटैक्स का चैप्टर, एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको आप कहते हैं सिंटैक्स। जब भी आप सिंटैक्स को सुनते हैं ना तो परेशान हो जाते हैं कि सिंटैक्स कौन सा चैप्टर है। तो आप लोगों ने 1 बाय 1 चीज़ें समझनी है। हम लेक्चर को छोटा रखेंगे, छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे। मोस्टली बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि मेरे लेक्चर लेंथी होते हैं तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। चलें जी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे पहला हमारे पास जो इसका पॉइंट है, रूल नंबर 1 कर दें, ठीक है, रूल नंबर 1 कर दें इसको। ये कहता है कि बच्चों वर्ब जो है वो हमेशा हमेशा नंबर के ऊपर एग्री करेगा। वर्ब हमेशा नंबर के ऊपर एग्री करेगा। नंबर बताएगा कि सब्जेक्ट बच्चों वो सिंगुलर है, मतलब वर्ब सिंगुलर आएगा कि अगर सब्जेक्ट जो है ना वो हुआ सिंगुलर, सब्जेक्ट क्या हुआ सिंगुलर, तो वर्ब बच्चों आएगा प्लूरल अगर सब्जेक्ट हुआ प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन इसके ऊपर हम कर लेते हैं एग्जांपल्स, इसको समझ लेते हैं। 2 एग्जांपल्स मैं लिखता हूँ। पहली हो गई द लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स लॉन्ग। दूसरी में कह सकता हूँ द लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स लॉन्ग। ये 2 क्वेश्चंस हैं और ये पास पेपर के हैं, ये दोनों सवाल भी पास पेपर के हैं।
तो अब इसमें देखें, द लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स, इसमें आपको सब्जेक्ट कौन सा मिलेगा? हमारा पास सब्जेक्ट है ये वाला हमारे पास सब्जेक्ट है। ये बच्चों जो ऑफ है ना, ये तो प्रेपोजिशन हो गया, ये प्रेपोजिशन हो गई। और प्रेपोजिशन हमेशा जो क्या होती है, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका भी रूल यहाँ पे लिख लें कि प्रेपोजिशन बच्चों जहाँ पे भी आएगी उसके बाद आपको नाउन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो नाउन मिलेगा वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, वो मेन सब्जेक्ट नहीं होता। मतलब यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स है तो ऑफ के बाद जो स्पेयर पार्ट्स लगा हुआ है ये ऑफ के लिए आया है, लिस्ट के लिए नहीं आया। अगर ये लिस्ट के लिए आया तो इसका मतलब फिर तो ये सारा ही जो है ना एक सब्जेक्ट है। फिर आप क्या करेंगे, पार्ट्स को देखेंगे और यहाँ पे दे प्लूरल वर्ब लगा देंगे। नहीं, द लिस्ट का बात है एक कोई एक स्पेसिफिक लिस्ट है जिसके अंदर वो स्पेयर पार्ट्स मौजूद हैं। स्पेयर पार्ट्स कौन से? जब इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स पे जाए ना तो बड़ी बड़ी डब्बियाँ बनी होती हैं, उसके अंदर चाबियाँ जो है ना वो मुख्तलिफ जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक का सामान बहुत ज़्यादा होता है, कुछ बिजली का होता है, कुछ ट्रैक्टर्स का होता है, बहुत सारा ज़्यादा है, ठीक है। तो बच्चों एक स्पेसिफिक लिस्ट की बात हो रही है, स्पेसिफिक है तो इसका मतलब है सिंगुलर है। सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब आएगा सिंगुलर। अगर इस लगाना है ये लगा सकते हैं, वाज लगा सकते हैं, विल लगा सकते हैं, ना वर लगा सकते हैं, ना आर लगा सकते हैं, ना हैव लगा सकते हैं, ये नहीं लग सकेंगे। तो ये आपका सवाल इस तरह करके ठीक हो जाएगा। दूसरा देखो, अब यहाँ पे ये तो हमें पता है कि ये तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इसका मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको हम यहाँ से इरेडिकेट कर देते हैं, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। हमने इसको रिमूव कर दिया, पीछे बचा हमारे पास दी लिस्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पे अब एक नहीं, नंबर प्लूरल हो गया है, सब्जेक्ट का नंबर प्लूरल। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे वर्ब क्या आएगा? आर लग सकता है, वर लग सकता है, हैव लग सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप वर लगाएंगे, यहाँ पे आप वाज लगाएंगे, सेंटेंस की जो नोयत है इसके हिसाब से। मीन टू से यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएंगे, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएंगे, पूरी ग्रामर के, ये नहीं कि सिर्फ इस सेंटेंस के। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इवन एन एनिमल इट्स ऑन टेरिटरी, एक ये कर दिया। इवन एनिमल्स देयर ऑन टेरिटरी, इवन एन एनिमल इट्स ऑन टेरिटरी, इवन एनिमल्स देयर ऑन टेरिटरी। अब देखो पढ़ने में लग रहा है कि यार दोनों सेम है, लेकिन पहला डिफरेंस तो देखिए, यहाँ पे इट्स है, यहाँ पे देयर है। देयर तो हमेशा प्लूरल के लिए आता है, दे देम देयर, मतलब जब भी एक से ज़्यादा की बात होगी तो वहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो दे आएगा, ठीक है। उसके फिर ऑब्जेक्टिव केस देम, उसके बाद देयर हो गया उनका पोजेसिव एडजेक्टिव। तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव लगा, क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद फिर यहाँ पे कोई ना कोई वो आएगा नाउन जिसको ये मॉडिफाई करता है कि ये एडजेक्टिव है, ठीक हो गया। तो एनिमल्स, यहाँ पे एनिमल्स है और यहाँ पे एन एनिमल है। आर्टिकल के कंसेप्ट में जब भी आपको आर्टिकल ए एन दी मिलेगा तो वो सामने उसके बाद जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो नाउन होता है, उसके बाद जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो नाउन होता है। जब भी जहाँ पे भी ए और एन आ जाते हैं वो चीज़ को सिंगल कर देते हैं। कभी भी आपको प्लूरल के साथ ए और एन नहीं मिलेगा, सिंगुलर के साथ मिलेंगे। एक तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गई कि एन एनिमल सिंगुलर है, तो एन एनिमल सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इट्स आया है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। हैज़ लगा सकते हैं, वैसे यहाँ पे इज़ आता भी नहीं है तो ठीक है, हैज़ लगा सकते हैं। इवन एनिमल्स प्लूरल हो गया, प्लूरल हुआ तो यहाँ पे आर्टिकल ख़त्म, आर्टिकल को रिमूव कर दिया गया, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा हैव आ जाएगा। तो एनिमल्स की वजह से जहाँ पे देयर लगाया है, ठीक है, कि एनिमल्स की अपनी टेरिटरी है, ठीक है। इस तरह करके बच्चों सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट लगता है। अब आपको यहाँ पे लंबी सारी लिस्ट बना के दे देगा, मतलब यहाँ से वो स्टार्ट करेगा 2-3 लाइनों का, पीछे दरमियान में से कॉमे और फ्रेजेस लगा के आपको बता दे। जैसे मैं लिख देता हूँ, अब ये हमारे पास एक सेंटेंस है, ओविंग टू द फैक्ट दैट,
ठीक है। अलेक्जेंडर द ग्रेट क्रॉसिंग लॉन्ग स्टैंडिंग माउंटेनियस रीजन्स अटैक्ड गंधारा। अब अगर आपको यहाँ से सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढना पड़ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो ये तो मैं मान लिया, आप कहेंगे कि सर ये तो जेरेंड है, ये भी सब्जेक्ट का काम करता है। आगे अच्छा टू हो गया, दी फैक्ट हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इधर कंफ्यूज हो जाएंगे। ये सारा का सारा फ्रेज़ है जिसको आप कह सकते हैं एक्सप्रेशन। इसको एक्सप्रेशन का नाम दे सकते हैं। एक्सप्रेशन यही होती है, तो बच्चों लेने के लिए इस तरह के इशारे बच्चों यूज़ किए जाते हैं। ये एक्सप्रेशन है, इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म की बात हो रही है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, एक ही बंदे की बात हो रही है। अब आगे जो लगाया हुआ है ना, क्रॉसिंग लॉन्ग स्टैंडिंग माउंटेनियस रीजन, ये बच्चों एडजेक्टिव फ्रेज इसको कह सकते हैं। ये भी फ्रेज है जो कि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे ऐड हुआ है। मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट अटैक्ड गंधारा, ये सवाल था, हमने जानबूझ के बीच में से फ्रेज डाल दिए सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को कि वो कहें कि यार अलेक्जेंडर द ग्रेट है। अच्छा ये कॉमा यहाँ पे ना भी लगाता तो बात चल जाती थी। ये रिस्ट्रिक्टिव नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कॉमा ना भी लगाता तो इस्तेमाल हो सकता था, यहाँ पे डैश लगा सकता था। ना लगाता तो फिर आप लोगों ने सीधा कहना था क्रॉसिंग, क्रॉसिंग जो है ना इसका वर्ब है, हालांकि ये इसका वर्ब नहीं है, ये वर्ब है, ये वर्ब है। तो इसलिए यहाँ पे अटैक जो है वो सिंगुलर लगाया, यहाँ पे यूज़ किया है। अटैक्स कर दें इसको, ठीक है, अटैक्स कर दें, फिर इस तरह करके हो जाएगा। समझ गए बात को? अच्छा पीछे आ जाओ, एक कंसेप्ट और भी हमने इसमें से सीखना है। छोटी छोटी बातें अगर आप सीखने लग जाओगे ना तो आपको ग्रामर थोड़े दिनों में आ जाएगी। देखो यहाँ पे एक मैंने वर्ड ये लगाया हुआ है, एक ये लगाया हुआ है, ये आए हुए हैं वर्ब के बाद, ये आए हुए हैं वर्ब के बाद, ठीक है, ये आए हुए हैं बच्चों वर्ब के बाद। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। इससे पहले अगर कोई आ जाता, कोई प्रोनाउन या कोई ऐसा सब्जेक्ट, तो फिर उसको प्रेसिडेंट पूछ के आएगा, आगे कंसेप्ट आएगा उसका भी। एंटीसीडेंट आप लोगों ने याद रखना है, प्रेसिडेंट और एंटीसीडेंट। प्रेसिडेंट जो वर्ब से पहले इस्तेमाल हो, उसके बाद ना बच्चों आप लोगों को अक्सर औकात ना रिलेटिव प्रोनाउन मिलते हैं, हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हेन, इस तरह के वर्ड आप लोगों को मिलते हैं। तो एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट, हमारा पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। ये सिंटैक्स का पहला जो है ना वो एक रूल हो गया। अब आपको एग्जामिनर इसमें से सवाल कैसा भी बना के दे देना तो आपका सवाल कभी गलत हो ही नहीं सकता कि अगर आप लोगों ने इसको सही से समझ लिया तो। इसकी एक एक्सेप्शन है, जनरली आपको बताई नहीं चाहती, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि जब भी आप यू को इस्तेमाल करेंगे तो इसके बाद बच्चों आपको जो वर्ब लगाना है ना वो प्लूरल होना चाहिए। आप कभी देखा है कि यू हैज़, यू इज़, ठीक है, ये नहीं देखेंगे आप। इसके बाद हमेशा के लिए आप लोगों को प्लूरल वर्ब लगाना है। फॉर एग्जाम्पल कह सकता हूँ यू वर वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग माई स्टे, ड्यूरिंग माई स्टे विद यू। मतलब मैं कभी गया आपके साथ और मैं वहीं पे आपके यहाँ रुका, हॉस्टल में या रूम में जहाँ पे भी, तो आप एक सिंगल पर्सन थे, तो आपने मेरी बड़ी हेल्प की, बड़ी खिदमत की, ठीक है ना, बड़ी आसानी की। तो मैं कहता हूँ यू वर वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग माई स्टे विद यू। यू इज़ नहीं कह सकते, यू वाज नहीं कह सकते, तो आपको यू के साथ हमेशा, देखो पर्सन ये सिंगल है, बंदा एक ही है, लेकिन वर्ब इसके साथ प्लूरल लगेगा। जब आप सब्जेक्ट के साथ, देखो बात कि जब आप सब्जेक्ट के साथ एस ऐड करोगे ना तो आपको ये प्लूरल बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जब आप वर्ब के साथ एस ऐड करोगे ना तो ये सिंगुलर बनता दिखाई देगा आपको। जैसे मैं कहता हूँ शी फेवर्स यू, एस लगा सिंगुलर बन गया, तो शी लगा, इस एस को हटा दें तो अब आपको यहाँ पे दे करना पड़ेगा या यू करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ आ गई। तो ये हमारा पहला रूल था जो कि आप लोगों को डेप्थ में मैंने पढ़ा दिया। अब आ जाए आगे, नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 2। R2 मतलब रूल नंबर 2।
रूल नंबर 2 जो है बच्चों, ये 1 की थोड़ी सी एक्सपेंशन है। ये क्या कहता है कि हमेशा याद रखें जो वर्ब है वो ट्रू सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए। ट्रू सब्जेक्ट एग्री करना चाहिए, ना कि उसके अल्टरनेटिंग जो इंटरवीनिंग होते हैं, इंटरवीनिंग ऑब्जेक्ट्स। ये आपको भी समझ नहीं आएगी कि इंटरवीनिंग ऑब्जेक्ट्स की क्या बात है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा ना तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, द बॉक्स ऑफ नेस्लेज चॉकलेट्स इज मिसिंग। अब यहाँ पे हमारे पास जो ट्रू सब्जेक्ट है ना, वो हमारे पास बच्चों है दी बॉक्स। नेस्लेज चॉकलेट नहीं है, क्यों कि इसके पहले जो है ना वो प्रेपोजिशन लगी हुई है। तो ये नेस्लेज चॉकलेट जो है ये बच्चों है ऑफ का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। वैसे यहाँ पे हमने एपॉस्ट्रॉफी डाली हुई है, ठीक है, ये वाली एपॉस्ट्रॉफी डाली हुई है। इसको हटाएंगे तो इसकी जगह पे भी ऑफ आएगा, फिर 2 ऑफ आते, तो इसलिए हमने एक के साथ एपॉस्ट्रॉफी लगा दी। ये एपॉस्ट्रॉफी का कंसेप्ट भी आप याद रख लेंगे। एपॉस्ट्रॉफी ये पोजेशन के लिए आती है, कंट्रैक्शन के लिए भी आती है पोजेशन, आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये बच्चों इसका ऑब्जेक्ट है, ये इंटरवीनिंग ऑब्जेक्ट है, इसको कहते हैं इंटरवीनिंग ऑब्जेक्ट्स। ये तो प्रेपोजिशनल फ्रेज बना रहा है, इसलिए दी बॉक्स एक ही है तो इसलिए इज लगाया। समझ गए हो बात को? अच्छा, इसलिए आप कह सकते हैं हिज एक्सपीरियंस एज अ टीचर टू हिज स्टूडेंट gives him conviction gives him conviction। ठीक हो किया। अब हमें पता है कि his experience जहाँ पे ट्रू सब्जेक्ट है, एज तो क्या है ना, ये तो एडवर्ब हो गया, इसके बाद तो ये इसका ही फ्रेज बन गया एज अ टीचर। अच्छा, टू क्या है, ये हिज स्टूडेंट इसका ऑब्जेक्ट बन गया, तो पीछे क्या बचा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, पीछे बचा हिज टीचर गिव्स हिम कन्विक्शन। ठीक है, तो आप लोगों को बच्चों आइडेंटिफाई करना होता है। इस टेक्निक को बोलते हैं पार्जिंग की टेक्निक बोलते हैं, क्योंकि आप स्प्लिट कर देते हो पूरे सेंटेंस को, हिस्सों में काट देते हो, उसमें फिर आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। वीडियो लेंथी नो, मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करूँगा, लेकिन एज असाइनमेंट कि आप लोगों को रूल समझ आया या नहीं है, 1-2 क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ जो कि आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब वहाँ पे अपनी करेक्शन लिखिएगा, ठीक है, मैं उसको खुद देख लूँगा, फिर आप लोगों को इंशाल्लाह बता दूँगा अगली वीडियो में। अच्छा, बच्चे कहते हैं कि सर हम कमेंट का रिप्लाई नहीं करते। भाई इतने कमेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो जो नेसेसरी होता है मैं उसका कमेंट ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। इरेलेवेंट चीज़ें पूछेंगे ना तो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो ये चीज़ देखा करें। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिज़ल्स आर अ डिजीज़ ऑफ ह्यूमन नेक रीजन। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वंस इन अ मंथ। अब इसमें आपके पास ऑप्शन है मीट्स, मेट। इन 3 में से आप लोगों ने पिक करना है कि यहाँ पे मीट लगेगा, मीट्स लगेगा या मेट लगेगा। ये आप लोगों के 2 असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन हो गए। और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये सिलसिला पसंद आता है तो कंटिन्यू करेंगे। हर चीज़ आपको डिफरेंट मिलेगी, एक्सप्लोर करते रहें इंशाल्लाह, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस होती जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।